ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र कुमार। मोदी सरकार शुरुआत से ही कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। हरवीर सिंह जी यह बताएं कि यह योजना किसानों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है। असल में देखिए, इसको शुरू में घोषित किया गया तो ये छोटे किसानों के लिए योजना थी और उसके बाद इसको यूनिवर्सल कर दिया गया। जो उसका क्राइटेरिया में जितने भी किसान आएंगे, वो छोटा बड़ा कोई भी हो, सबको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया गया, जो कि किस्तों में इसको दिया जाता है। साल में पहली किस्त अप्रैल में दी गई इस साल के लिए और 18,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांसफर हुआ खातों में। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा अमाउंट तो है और साल भर में इसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान है। तो किसानों को अपनी फसल के अलावा जो अतिरिक्त आय है वो इसके रूप में उनको मिलेगी। इतना बड़ा पैसा, तो उसका एक इम्पैक्ट तो आएगा। मोदी सरकार कृषि मंत्रालय किसानों को पेंशन देने की बात की है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई। किसानों के लिए कितना मायने रखता है ये पेंशन? असल में देखिए कि हमारे देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिसका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से एक उम्र के बाद अगर उनकी कोई नियमित आय नहीं है तो एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने ये किसानों के मामले में भी, जैसे कि दूसरे श्रमिकों और छोटे कारोबारियों के लिए भी शुरू किया कि एक निश्चित अंशदान अगर आप देंगे एक अवधि तक, तो वो आपको जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी तो आपको 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। क्योंकि देश में करीब करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं, तो उस तरीके से आप देखो तो एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा कवर होता है इसमें। और कृषि पर जो निर्भर लोग हैं उनकी आबादी अभी भी 50% से ज्यादा है। तो एक तरीके का जो सामाजिक सुरक्षा का जो भाव है वो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड में या सरकार में जो लोग काम करते हैं उनको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है और दूसरी पेंशन देती हैं जो खास तरीके के लोगों को, या वृद्धावस्था पेंशन हो या दूसरी है, उसकी राशि बहुत कम है। तो ऐसे में अगर एक निश्चित राशि किसानों को मिलेगी, लेकिन अगर इसको आने वाले दिनों में क्योंकि इन्फ्लेशन से भी जोड़ दे, महंगाई भी बढ़ेगी उस हिसाब से, तो वो ज्यादा कारगर रहेगी उसके बाद। किसानों के लिए व्यापार को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए ई नाम सुविधा किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में जाने की जरूरत नहीं होती। दुनिया भर में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का एक जमाना चल रहा है। हमारे देश में भी ई रिटेल का एक अच्छा खासा कारोबार शुरू हो गया और बहुत बड़ी कंपनियां सक्रिय हो गई। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे ई नाम कहा गया, उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें असल में क्या है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको कृषि जिन्सों को नोटिफाई करना पड़ता है एपीएमसी एक्ट के तहत, और केंद्र सरकार ने राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी फंडिंग की है कि मंडी में जो प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी टेस्ट हो जाए, वो जो निर्धारित मानक है उस पर वो खड़ा रहे, तो जिससे कि जो बाहर कहीं भी बैठा है, इस वक्त तो इनाम के लिए जो लोग उसमें ट्रेड करना चाहते हैं उनको पूरे राज्य में एक लाइसेंस देने का प्रावधान है। तो वो आपकी पर्टिकुलर मंडी में भले ही ना हो और आपके राज्य के किसी दूसरे हिस्से में भी बैठा है तो वो आपका उसमें खरीद सकता है। दूसरे क्या है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की खरीद हो सकती है, क्योंकि कहीं भी एक प्रोड्यूस होता है एक इलाके में, दूसरी जगह उसके कस्टमर पूरे देश में कहीं भी हो सकते हैं। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मजबूत करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें कुछ राज्यों ने कई सारी कमोडिटीज को नोटिफाई कर दिया है और उसमें जो ट्रेड का दायरा है वो बढ़ा भी है, लेकिन अभी इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ में जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेंड करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनियां होती हैं उनको बड़े लोट की जरूरत होती है और ऐसे में हर किसान के पास ज्यादा लोट नहीं होता। तो ऐसे में जो किसानों के कलेक्टिव हैं, जिनको हम कोऑपरेटिव कहें या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कहें, अगर वो फिर उसको कलेक्टिवली ज्यादा क्वांटिटी को एग्रीगेट करके जाएंगे आगे, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आएगा। किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसके तहत मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। तो इससे किसानों को उपज बढ़ाने में कितना फायदा मिलेगा आपको लगता है? पिछले कई दशकों में जो फर्टिलाइजर का यूज है वो बहुत असंतुलित उपयोग हुआ है और उसका सीधा असर जमीन की जो उर्वरता है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है उपज के लिए जरूरी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा उससे। तो फार्मर को खुद नहीं पता कि उसकी जो मिट्टी है उसको किस तरीके के उर्वरक उत्पाद की जरूरत है, जो भी उसमें इस्तेमाल होगा उसका। तो
सॉयल हेल्थ कार्ड के जरिए मैपिंग तो हुई है बड़े पैमाने पर कि आपका जो जमीन है उसमें मिट्टी में किस चीज की डेफिशिएंसी है और उस हिसाब से फिर फार्मर उसी फर्टिलाइजर का उपयोग करे या उसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करे तो उसकी लागत कम हो जाएगी। वाकई जिस चीज की कमी है उसको पूरी कर पाएगा। ये तो एक स्टेज है। अगली स्टेज में ये कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर को लाना पड़ेगा। अभी उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि जब तक उस रेशो में फर्टिलाइजर के डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्स तैयार करके उस तरीके का फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं होगा तो फार्मर को उसमें थोड़ा अभी प्रॉब्लम होगी। पिछले साल हमने देखा था 2019-20 में रबी फसलों की जो न्यूनतम मूल्य है एमएसपी उसमें बढ़ोतरी की गई थी। उत्पादन लागत का लगभग 50% से लेकर 110% तक की बढ़ोतरी की गई। इसे किस रूप में देखते हैं आप? सरकार का ये कहना है कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे 2022 तक। वो समय भी काफी करीब है। तो पिछली बार सरकार ने चुनाव के पहले जब अनाउंस किया था तो उसमें ये तय हुआ कि जो फसल की लागत है A2 कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर उसके हिसाब से 50% से ज्यादा दाम एमएसपी का तय हो। उसमें बहुत सारी फसलें ऐसी थी जो काफी करीब थी और उसमें फिर कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज भी किया गया था। पल्सेज और तिलहन की कीमतों में काफी ज्यादा किया था। तो उससे कुछ तो अगर हम A2FL को देखेंगे कुछ फसलों का जो एमएसपी है 50% के मुकाबले भी 70-80% तक ज्यादा है A2FL से। लेकिन इसमें अभी भी लगातार एक पक्ष आता है कि ये A2 प्लस FL प्लस कैपिटल कॉस्ट और जो मैनेजमेंट कॉस्ट उसमें जाके C2 हो जाता है। तो वो अभी लगातार प्रेशर भी है सरकार के ऊपर किसानों की तरफ से। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर एमएसपी अनाउंस करके उस पर जितनी ज्यादा खरीद हो जाती है तो उसका फायदा किसानों को होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी हमने देखा कि खरीफ फसलों के भी जो न्यूनतम मूल्य में जो है बढ़ोतरी की गई है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? इसमें सरकार ने थोड़ा मोटे अनाजों पे ज्यादा फोकस किया है और तिलहन पे भी थोड़ा कि उसमें ज्यादा दाम बढ़ाया है और ये इन प्रिंसिपल ठीक है क्योंकि अभी जून के शुरू में अनाउंस कर रहे हैं तो किसान को ये एक विकल्प मिल जाता है कि ये उसकी फसल का दाम होगा कि उसकी बुआई करे या किसकी करे, जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा। ये प्रिंसिपल भी है और इसका मकसद भी यही है एमएसपी को समय से अनाउंस करने का। तो फार्मर को तय करने का मौका मिलता है कि भाई वो कौन सी फसल उपजाए जिसमें उसको फायदा होगा। तो ये अच्छी बात है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है और आत्मनिर्भर भारत के तहत 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे किसानों को कितना फायदा होगा जो खासतौर पे मधुमक्खी पालन करते हैं? बी कीपिंग वैसे भी इम्पोर्टेंट है। उसका एक तो एस्पेक्ट है कि जो किसान एग्रीकल्चर में जो क्रॉप से जो इनकम है उसके अलावा जो दूसरी किसी आमदनी का स्रोत ढूंढ रहे हैं तो उनको इसमें एक विकल्प मिलता है। और वैसे भी ये जो बी कॉलोनीज है उसको लेकर के एनवायरमेंटलिस्ट दुनिया भर में बहुत ही चिंतित रहते हैं। अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो ये सिर्फ उसमें जो आमदनी होती है सिर्फ वही मकसद पूरा नहीं होता बल्कि ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोषण युक्त गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 25 बीज केंद्र को मंजूरी दी गई थी। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? जो बीज की क्वालिटी है उसको लेकर के काफी सारा प्रॉब्लम रहती है फार्मर्स को और इसका प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपके पास बेहतर गुणवत्ता की वैरायटी है बीज की और उसको ठीक से ट्रीटमेंट हुआ है, वो हेल्दी सीड है, तो वो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और क्या होता है कि फार्मर ट्रेडिशनली जो सेव करते हैं अपनी क्रॉप में से उसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उनको बेहतर क्वालिटी का सीड डोर स्टेप पे उसके पास में अवेलेबल होगा और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो है नए सीड का वो बढ़ेगा। और वो पिछले दिनों उसका हमने नतीजा कॉटन में देखा है कि जब हमारा प्रोडक्शन करीब 2.5-3 गुना हो गया, क्योंकि भले ही वो नई वैरायटी थी जीएम की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो साइंटिफिकली ट्रीटेड सीड होता है, बेटर क्वालिटी होता है, ग्रेडिंग किया हुआ होता है, तो उसका तो बेनिफिट फार्मर्स को मिलेगा ही। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना किस प्रकार से किसानों को फायदा पहुंचा रही है? असल में जैसे आपने पीछे एक सॉयल हेल्थ वाला क्वेश्चन किया था, इन दोनों को जोड़ करके देखना चाहिए कि एक तो लोगों के अंदर अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है और उनको इस तरह के कृषि उत्पाद चाहिए जो कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर ना डाले, जिसमें केमिकल ना हो। तो जो परंपरागत कृषि योजना है उसका मकसद ही ये है कि आप नॉन केमिकल नॉन फर्टिलाइजर तरीके से आप कंपोस्ट के जरिए या दूसरा जो भी वर्मी कंपोस्ट है या उसका इस्तेमाल करके आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो उपज होती है उसका फर्क होता है, उसका हेल्थ वाइज पॉजिटिव असर होता है।
ऑर्गेनिक खेती की बात जहां तक करें तो सरकार काफी ध्यान दे रही है इस और खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो है ऑर्गेनिक खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कितना फायदेमंद है ये ऑर्गेनिक खेती किसानों के लिए? सिक्किम ने अपने आप को पूरा ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया है। उसके तरह ही जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी काफी सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी फर्टिलाइजर उस तरह इस्तेमाल नहीं होता, और कुछ हिस्से ऐसे हैं आदिवासी इलाके जहाँ पर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना आसान है, और मार्केट में जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है इस तरह के प्रोड्यूस की, काफी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आ गए, तो एक प्राइस एप्रिसिएशन उसमें होता है। तो 25-30% से लेकर के 100% का प्राइस डिफरेंस रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई उसको फोकस करेगा फार्मर तो उसको बेटर रियलाइजेशन होगा। लेकिन अभी इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत पशुपालन और डेयरी उत्पादन को निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात थी। इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? पर डे का हमारा 50 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन होता है दूध का, और उसमें 40% तो सेल्फ कंजम्पशन में चला जाता है फार्मर से, बाकी मार्केटेबल सरप्लस होता है। उसमें से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 20% ही खरीद पाता है। अगर डेयरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये पैसा मुहैया कराया जाएगा, जिसमें कोऑपरेटिव डेयरी है और प्राइवेट डेयरी है सबको, तो जो मिल्क की प्रोसेसिंग है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो ये खरीद बढ़ेगी तो फार्मर पाता वो मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान किसानों की सबसे बड़ी चिंता थी रबी की फसल की कटाई, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी थी। इस दौरान सरकार ने किसानों को अपनी फसल को काटने के लिए विशेष छूट दी थी। इससे किसानों को कितना फायदा हुआ? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ और शुरू में जब होम मिनिस्टर रूल नोटिफाई किए, उस वक्त चिंता हो गई थी, क्योंकि ये पीक सीजन था हार्वेस्टिंग का, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ। तो उसके बाद तुरंत उसमें अमेंडमेंट करके उनको राहत दी गई। जो कृषि से जुड़े कामकाज है वो जारी रहे, जो इक्विपमेंट है वो मूव कर सकते हैं, फार्मर्स जा सकते हैं, और फिर बाद में 20 अप्रैल से धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट भी शुरू किया गया। बार रबी का खासतौर से वीट का जो प्रोडक्शन है वो भी रिकॉर्ड है, और बड़ा स्मूथली ये प्रोसेस पूरा हो गया। तो समय से ये चेंजेस किए गए, तो ये अच्छा रहा। रबी फसल की कटाई तो हो चुकी है, लेकिन खरीफ जो है बुआई चल रही है, काफी तेज चल रही है। तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इनिशियल जो आंकड़े हैं वो तो पहले से तेज है, और इस बार ये अच्छा है कि एक सामान्य मानसून है, तो बम्पर क्रॉप रबी की हुई है और बम्पर क्रॉप भी खरीफ के होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और मानसून आ ही चुका है एक तरीके से अपने प्रोसेस में, जिस तरह से उसको प्रेडिक्ट किया गया था वो चल रहा है। और इसलिए मैंने जैसे जिक्र किया आपको कि आगे की जो क्रॉप है उसकी प्रिपरेशन के लिए फार्मर्स ने फर्टिलाइजर वगैरह का खरीद की है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी खरीद क्रॉप होगी। अब उस पर डिपेंड करेगा कि फिर प्राइस का मूवमेंट क्या रहता है। फसल अगर किसान अच्छी कर लेता है और दाम अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो वो फिर पर्पस डिफीट हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको इनकम चाहिए उसमें से। तो ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है वो आगे भी बेहतर हो। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने का जो फैसला लिया गया है, ताकि अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी उपज को नियंत्रण मुक्त किया जा सके, किसानों के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है? असल में क्या है कि ज्यादातर कमोडिटीज में जो ट्रेड है वो काफी छोटा हो गया हमारे देश में। तो उसकी वजह ये भी थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी जाती है, तो जो स्टॉकिस्ट है वो नहीं ज्यादा स्टॉक रखता। प्लस जो ट्रेडर है उसमें अगर वो कुछ स्पेकुलेशन करके कमाई करना चाहता है उसको दिक्कत थी। तो अब ये सरकार ने जो रिफॉर्म्स का अपना अनाउंसमेंट किया है अभी, उसमें है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से काफी सारे जो डाइल्यूट किया जाएगा उसको, और स्टॉक लिमिट या बाकी जो प्रतिबंध है वो किसी कैलेमिटी या दूसरी कोई बड़ी दिक्कत के वक्त ही लगाए जाएंगे, बाकी उसको फ्री कर देंगे। प्लस जो प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी के हिसाब से अगर जो उनका रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, उस पर किसी भी तरीके का कभी भी कोई स्टॉक लिमिट नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो एग्रीकल्चर की जो जेएनसीज है उनका ट्रेड को बढ़ावा देगा, बिकॉज जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक प्राइसेस में थोड़ा मूवमेंट नहीं होगा। और जो अभी इसीलिए सारा डिपेंडेंट फार्मर सरकारी प्रोक्योरमेंट पे, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड को अगर बेनिफिट नहीं दिखेगा तो वो उसको खरीदेगा नहीं, प्लस एक अनसर्टेनिटी उसको रहती है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें अभी देखना पड़ेगा किस तरीके की चेंजेस गवर्नमेंट लेकर के आती है, क्योंकि एक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें एक शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर भी है, जहाँ पर किसानों को दाम तय किया जाता है, उनको पेमेंट इंश्योर की जाती है कानूनी रूप से चीनी मिलों के जरिए। गन्ने की खेती के लिए सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, किस रूप में देखते हैं? गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रिटेल प्राइस तय की कि उससे नीचे दाम ना गिरे शुगर के, प्लस एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इंसेंटिव दिए, और उसमें काफी सारा शिपमेंट भी हुआ हमारे यहाँ से, काफी एक्सपोर्ट भी हुआ, क्योंकि अभी इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रही थी, क्योंकि ग्लोबली शुगर की शॉर्टेज थी इस साल और इंडिया के पास सरप्लस था, उसका एक एडवांटेज मिला। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।